हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शिक्षा कुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रहार बैच में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ें। और जैसा कि शिक्षा कुल ने आपसे वादा किया था कि इस प्रहार बैच में आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस विथ एमसीक्यूज विथ पीवाईक्यू के साथ आपके साथ उपस्थित रहेगी इस 60 डेज में। तो हम लोग लगातार आपके साथ उपस्थित हैं, जिसमें हमारा पूरा प्रयास है कि इस प्रहार बैच के माध्यम से आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाए और आपका जो प्रीलिम्स है वो निश्चित तौर पे उसमें आपको सफलता मिले, प्रीलिम्स निश्चित तौर पे आप क्रैक कर पाएं। तो आइए इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स के बारे में, या हम कहें कि भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक बार इससे क्वेश्चंस आ ही जाता है। कहीं क्वेश्चन आता है कि भूकंप को मापने का यंत्र क्या है, कभी क्वेश्चन भूकंपीय तरंगों से पूछा जाता है, और कई बार क्वेश्चन कौन से वोल्केनोज सुसुप्त हैं, कौन से जो वोल्केनोज हैं वो एक्टिव वोल्केनोज हैं, कौन डोरमेंट वोल्केनोज हैं। तो इस एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस सेशन में हम लोग ये दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, और इसके बाद आपको इस टॉपिक से कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सही, आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहला कि भूकंप है क्या। जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस भी किया है कि किसी भी टॉपिक को यदि पढ़ना है, किसी भी ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले उसको रटने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप रटने का प्रयास करते हैं तो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ना कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे आखिर में रटना नहीं है बल्कि टॉपिक्स को समझना है। जैसे यदि हम बात करें कि यहां पे भूकंप, यदि हम भूकंप शब्द यहां पे ध्यान दें, अर्थक्वेक की बात करें, तो इस भूकंप में यदि इसे हम ब्रेक डाउन करें, यदि इसे हम तोड़ने का प्रयास करें, तो इस भूकंप को ब्रेक डाउन करने पर हम दो शब्द पाते हैं, एक भू और दूसरा कंप। यदि इसे हम ब्रेक डाउन करें तो ब्रेक डाउन करने पर हम दो शब्द पाते हैं, एक भू और दूसरा जो शब्द है यहां पे वो कंप है। क्या इसके सिवाय कोई और भी शब्द है जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है? आपका जवाब होगा नहीं सर, इसके सिवाय और कोई शब्द नहीं है। अब भूमिस क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ। भूमिस क्या होता है? भूमिस होता है भूपर्पटी। भूमिस क्या होता है? भूपर्पटी। जैसा कि हमने पहले बताया है, भूपर्पटी क्या होता है? पृथ्वी की सतह से जहां पर हम लोग खड़े हैं यहां से लेकर के और 35 किलोमीटर की जो मोटाई है, एवरेज औसत 35 किलोमीटर की जो मोटाई है, इसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट के नाम से जानते हैं। कंप, कंप की मीनिंग क्या होती है? कंप मीन्स होता है कंपन या हलचल। कंप मीन्स क्या होता है? कंपन या हलचल। और यदि इसे हम वाइब्रेशन की बात करें, अब यदि इसे हम एक कनेक्टर ऑफ के द्वारा जोड़ें तो हम कहेंगे, या इनके द्वारा जोड़ें तो हम कहेंगे कि भूपर्पटी में कंपन या हलचल भूकंप कहलाता है। हो गया। अब देखिए, जब आप समझते हैं तो आपको ऐसे कुछ समझना है, क्या है कि भूपर्पटी में कंपन या हलचल भूकंप कहलाता है। अब यहां पे आपके मन में कई बार क्वेश्चन उठते हैं, हमने जबकि फाउंडेशन कोर्स में बहुत ही विस्तार से इस चीज़ों को पढ़ाया है। फाउंडेशन कोर्स में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही विस्तार लिया है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा व्हाट इज द, क्या है ग्लाइडिंग बाउंड्री, क्या है स्लाइडिंग बाउंड्री, क्या है बेनियाफ जोन, ये सब कुछ हमने वहां पे आपको बताया है। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के लिहाज से प्रहार बैच, जैसा कि प्रहार का मतलब प्रीलिम्स और प्रीलिम्स का मतलब प्रहार, ये बात हमेशा। तो यहां पे क्या है? भूपर्पटी में कंपन या हलचल। अब यहां पे जैसे हमने कहा कि भूपर्पटी में कंपन या हलचल भूकंप कहलाता है, तो कई बार आपके मस्तिष्क में उठते हैं कि सर क्यों कंपन होता है, आखिर में रीजन क्या है? तो सबसे पहले ऐसे कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जब
कहीं पे जल भराव की स्थिति हो, मान लेते हैं यहाँ पे जल भराव की स्थिति, ये जगह है और यहाँ पे जल भराव की स्थिति होगी। जब जल भराव की स्थिति होगी तो पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं वो आपस में, पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है वो आपस में क्या होगी, टकराएगी। और जब टकराएगी तो कंपन ही तो क्या कहलाता है, भूकंप। तो हम कह सकते हैं जल भराव होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पे यदि हम बात करें जल भराव की स्थिति, सेकेंड पॉइंट समझते हैं यहाँ पे प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत कि आखिर में किसके दिया, हम थोड़ा सा और आसान, जैसे आप कभी देखते हो प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप प्लेट टेक्टोनिक्स, यदि हम बात करें जैसे वोल्केनो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब मैग्मा और लावा का उद्गार होता है, तो मान लीजिए सपोज दैट, ऐसा समझिए कि ये हमारी पृथ्वी है और जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब मैग्मा और लावा पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़ करके भूसतह पर आएगा तो क्या कंपन या हलचल होगा या नहीं होगा, होगा। तो ज्वालामुखी के कारण भी होता है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कई जगह आप जब डैम का निर्माण, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए हम सिंचाई इरिगेशन के लिए हम डैम का निर्माण करते हैं, हम बांध का निर्माण करते हैं। उस बांध की स्थिति में क्या होता है कि हम पानी, बांध में, हम डैम में क्या करते हैं, पानी को, जल को हम इकट्ठा करते जाते हैं और जब जल को इकट्ठा करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये हमारी जो आंतरिक भाग है वो कमजोर होगा। तो जिसके कारण, तो कुल मिलाकर इन सभी कारण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, या तो प्राकृतिक कारण है और या तो क्या है, प्राकृतिक कारण है और या तो हम कहेंगे मानवजनित, जैसे डैम क्या है, मानवजनित कारण है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यदि हम आपसे कहें कि आखिर में भूकंप क्या है, आप कहोगे प्राकृतिक एवं मानवजनित कारणों से भूपरपटी में उत्पन्न कंपन या आकस्मिक कंपन या हलचल भूकंप कहलाता है। यही तो है, आकस्मिक जो कंपन या हलचल उत्पन्न होता है इसी को हम कहते हैं भूकंप। अब जैसे समझिए पृथ्वी के यदि हम आंतरिक भाग की बात करें, सपोज दैट हम मानते हैं कि हम बात करें कि पृथ्वी के ये आंतरिक भाग है, बहुत ध्यान से समझना, एक एक बिंदु को समझना है। जैसे यदि हम बात करें, ध्यान समझिएगा, जैसे यदि हम बात करें, एक एक बिंदु पर ध्यान देना है। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, हमने मान लिया कि ये हमारी क्या है, एक सुंदर सी, पहले हम पृथ्वी को दिखाते हैं। ज्योग्राफी को बेटा कभी भी रटने का प्रयास मत करना। ये हमारी, मान लेते हैं ये हमारी सुंदर सी पृथ्वी है। अभी इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ध्यान समझिएगा, इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है, मान लेते हैं यहाँ पे दो प्लेटें हैं, इन दो प्लेटों पे ये दो प्लेटें आपस में टकराई। जैसे आप कभी भी देखो, जैसे एक प्लेट ये मान लो, एक ही मान लो, जैसे जब प्लेटें टकराई तो इसमें क्या होता है, कभी आप देखोगे दोनों हाथें जब टकराती हैं तो झंझनाहट होती है, दिस इज वाइब्रेशन, कंपन। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम फोकस कहते हैं, उसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं। और यही इतना नहीं मेरे प्यारे दोस्त, फोकस को हिंदी में मूल कहते हैं और हाइपोसेंटर को हिंदी में अवकेंद्र बोलते हैं। ध्यान से समझना बेटा, क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम फोकस कहते हैं। अब जहां ये जब ऊर्जा मुक्त होती है, आपको आइंस्टीन महोदय ने बताया था E बराबर एच न्यू बराबर C/λ। मिस कहने का मतलब आप लोग इतना समझिए, फिजिक्स नहीं समझना है, कि कोई भी ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के रूप में चलती है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है, वो ऊर्जा फॉर्म में नहीं चलती। जैसे सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है लेकिन छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब यहाँ पे ऊर्जा मुक्त हुई पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी के अंदर जहां सबसे पहले
भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है उसे फोकस कहते हैं। और ये ऊर्जा अब तरंग के रूप में चलना शुरू कर देती हैं। और जहां सबसे पहले हमें अनुभव तो ओ भूकंप आया है, कहते हो ना भागो जल्दी से, हमें भूकंप आया है। तो जहां सबसे पहले हमें फील हो, क्या हो, फील हो कि ओ भूकंप आया है, तो जहां सबसे पहले हमें अनुभव हो उसे हम इपी सेंटर बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्या बोलते हैं? इपी सेंटर दोस्तों, जिसे हिंदी में अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। ये बातें क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अवकेंद्र, मूल या अधिकेंद्र में अंतर समझ में आया? अवकेंद्र क्या है? तो पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है, और जहां हमें आभास होता है ओह भूकंप आया है, वो क्या है? दिस इज इपी सेंटर है, जो कि फोकस से क्या होती है? 90 डिग्री लंबवत होती हैं। ये तो हमारा कॉमन सेंस है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा था, आपकी मैम ने पढ़ाया था कि लंबवत किरणों को कम दूरी तय करनी होती हैं। बताया था कि नहीं? आपको पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, और जिसके लिए आपने फिर लाल बटा कक्का पढ़ा होगा। पढ़ा था कि नहीं? तो ऐसे में क्या है, दिस इज यहां पे ईपी सेंटर अधिकेंद्र की स्थिति हो गई। क्लियर बात है? अब 90 डिग्री यहां पे क्या हो गया संदर्भ में 90 डिग्री। अब यहां पे जब आपने ये पॉइंट देखा तो इस संदर्भ में क्या है, इस इपी सेंटर का ठीक विपरीत पॉइंट दिस इज एंटीपोडल पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीपोडल पॉइंट कहलाता है। एंटीपोडल पॉइंट कहलाता है। तथा मान लेते हैं यहां पे आघात समान है, यहां पे आघात समान है, यहां पे, तो समान आघात को मिलाने वाली जो रेखा है, समान आघात को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है। कहोगे सर ये इसी लाइन में हमें तो बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। आइसोसिस्मल लाइन, जैसे कहीं 4.5 की तीव्रता 4.5 4.5 में समान आघात, जितना कहते हैं ना आघात, जैसे आहत सिक्का अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मार मार के उसे क्या बना दिया गया? पंचमार्क। तो इसी प्रकार आघात क्या है? जैसे आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कराघात और करापात, जिस पे कर आरोपित किया जाए, तो घात मीन्स मारना, मीन्स आघात, चोट पहुंचाना, मीन्स समान आघात को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल लाइन कहलाती है। आइसोसिस्मल लाइन यही तो है। तो यहां से फोकस के बारे में, दिस इज एपिसेंटर के बारे में, दिस इज आइसोसिस्मल लाइन के बारे में, एंड एंटीपोडल पॉइंट के रूप में। बातें क्लियर है? अब ध्यान समझिए, अब अगली बात समझना है। मान लेते हैं, ध्यान समझना है बेटा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ध्यान समझना है। यहां पे हमने क्या देखा कि जहां सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा मुक्त हुई उसे क्या नाम देते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कहोगी कि सर आइसोसिस्मल लाइन कहते? अरे नहीं मेरे प्यारे दोस्त, फोकस कहते हैं। तो जहां सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा मुक्त हुई उसे हम फोकस कहते हैं। और ये ऊर्जा मान लेते हैं अब तरंग के रूप में चलना शुरू कर देती है। मान लेते हैं एक तरंग ए है और दूसरा तरंग बी है। एक तरंग ए है और दूसरा तरंग बी है। जैसे मान लेते हैं अभी हमारे साथ दो बच्चे जुड़े हैं, हम मान लेते हैं एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो ऐसी स्थिति में इन ए और बी में जो सिस्मोग्राफ पर, हम मान लेते हैं ये है सिस्मोग्राफ, तो जो सिस्मोग्राफ पर, दिस इज सिस्मोग्राफ, अभी हम बताएंगे व्हाट इज द सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ है, तो जो सिस्मोग्राफ पर पहले रिकॉर्ड हो, तो मान लेते हैं ए तरंगे पहले रिकॉर्ड हुई, तो जो पहले रिकॉर्ड करे, जो सिस्मोग्राफ पर जो तरंगे पहले रिकॉर्ड होंगी वो प्राइमरी फर्स्ट पोजीशन आया है, उसे हम क्या नाम देंगे? प्राइमरी वेव्स। उसे हम प्राइमरी वेव्स कहेंगे। और जो बाद में रिकॉर्ड हुई, मान लेते हैं बी क्या होता है? ये बाद में रिकॉर्ड हुई। अब जो बाद में रिकॉर्ड होती उसे हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, द्वितीयक तरंगे कहते हैं।
ये दोनों में है। दिस इज प्राइमरी वेव्स एंड दिस इज सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जिसे हिंदी में प्राथमिक तरंगे कहते हैं, और सेकेंडरी वेव्स जिसे हिंदी में द्वितीयक तरंगे कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई दिक्कत तो नहीं है? होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे यदि आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी कहाँ से आया, आप बता दो जो सिस्मोग्राफ पर पहले रिकॉर्ड हुई उसी हम प्राइमरी वेव्स, और जो बाद में रिकॉर्ड हुई उसी हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। अब ध्यान से अगला पॉइंट, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की कहानी के संदर्भ में देखें तो ये दोनों तरंगे कहाँ से पैदा होती हैं? फोकस से पैदा होती हैं। और वे तरंगे जो फोकस से पैदा होती हैं, वे तरंगे जो फोकस से पैदा होती हैं उन्हें हम बॉडी वेव्स कहते हैं। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? बॉडी वेव्स। उन्हें हम बॉडी वेव्स कहते हैं। यदि आपसे दूसरा पॉइंट समझिए, जब ये तरंगे एपिसेंटर से टकराएंगी, आप मुझे कमेंट करके, बहुत सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जब यहां से टकराएंगी तो टकराने के बाद हलचल होगा या नहीं होगा? निश्चित तौर पे होगा। तो यहां से भी तरंगे, यहां से भी ऊर्जा तरंग के रूप में चलती है, जिसे हम आर या रैले, यहां पे आर और एल तरंगे कहते हैं। मतलब वे तरंगे जो एपिसेंटर से पैदा होती हैं, वे तरंगे जो एपिसेंटर से पैदा होती हैं उन्हें हम सरफेस वेव कहते हैं। जैसे आर एंड एल, दिस इज सरफेस वेव। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, अब पॉइंट को समझ से चलना बेटा, कि यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देख लिया कि क्या है। दिस इज फोकस, व्हाट इज द एपिसेंटर, एंड दिस इज हाइपोसेंटर, एंड देन आइसोसिस्मल लाइन एंड एंटीपोडल पॉइंट्स। देन यहाँ पे यदि बात करें, अब देखिए दिस इज टाइप, भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंपीय तरंगों के प्रकार में सबसे पहले यदि हम टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, यदि हम टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स पे बात करें तो कितनी प्रकार की होंगी? मुख्यतः दो प्रकार की, बॉडी वेव्स और दूसरा क्या बताओगे? जल्दी से कमेंट करो। दिस इज सरफेस वेव्स, सतही तरंगे। यही तो होगा, कोई दिक्कत हो तो बताएं। बॉडी वेव्स वे तरंगे जो फोकस से पैदा होती हैं, जैसे P और दूसरा S। जो सरफेस से पैदा होती हैं उसे दो, एक R और दूसरा L। यहां तक कोई डाउट हो? R मतलब रैले और L मीन्स लब। हाँ, वही लब जिसके बारे में आप सोच रहे हो। वो ये लब भी बहुत खतरनाक होता है, वो लब भी बहुत खतरनाक होगा। ठीक है, चलें, बातें क्लियर हैं। अब आइए हम लोग एक एक बार डिस्कस करते हैं। भूकंपीय तरंगों के प्रकार में सबसे पहला, आप जैसा कि हमने देखा, बॉडी वेव्स हैं, ये बॉडी वेव्स, और दूसरा हमने कहा बॉडी वेव्स हैं, और दूसरा यहाँ पे हमने कहा सरफेस वेव हैं। बॉडी वेव्स दो प्रकार की होती हैं, एक P वेव्स और दूसरा S वेव्स। विद फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक हो गया P वेव्स और दूसरा हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक हो गया P वेव्स और दूसरा हो गया S वेव्स। P waves primary waves and S this is secondary waves. This is, यहाँ पे सरफेस वेव की बात करें तो ये भी दो है, यहाँ पे आप देखिए लिखा भी है, दिस इज रैले वेव्स एंड दिस इज लब वेव्स। ये लिखा है रैले वेव्स और दूसरा लिखा है लब वेव्स। जो बातें हमने बताई आप फिगर से देखिए, फिगर से थोड़ा सा समझिए, अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि इसमें जो तरंग की दिशा है वो कण के समानांतर है, और इसमें आप देख रहे हैं तरंग की दिशा ऐसी चल रही, मूवमेंट है, और यहां पे देख रहे ऐसे है कि नहीं है, लहरनुमा है। आइए हम लोग उसी को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इस, दिस इज प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स को हम लोग वेव्स मानते हैं। प्राइमरी वेव्स या हम P वेव्स बोलते हैं। आप लोग इसको समझिएगा कि मैं प्राथमिक तरंगे की बात कर रहा हूं, ठीक है, पूरा लिखना। जब हम P वेव्स की बात करते हैं, समझिएगा, बहुत ही प्यारा। हम यहाँ पे इस सेशन में आपको अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स ही बात कर रहे हैं।
एक्स्ट्रा कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, आपको हम प्लेट टेक्टोनिक्स से कोरिलेट नहीं करा रहे हैं कि आप मेंस लिख लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पी वेव्स के बारे में सबसे पहले आप क्लास 8th की बात याद करो। पी वेव्स को पढ़ने से पहले आपकी मैम ने क्लास 8th में पढ़ाया होगा 2 बातें, एक अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा अनुदैर्घ्य तरंगे। यह बात एक ही है, अनुदैर्घ्य तरंगे और दूसरा अनुप्रस्थ तरंगे। पढ़ाया है या नहीं? पढ़ाया जरूर होगा, ऐसा तो मान नहीं सकता हूं। अनुदैर्घ्य तरंगों में आपकी मैम ने बड़े सुंदर से बताया था, तब मैम को क्या करते थे आप लोग? देखते रहते थे, पढ़ते थोड़ो थे। मैम अच्छी लग रही हैं बस इसलिए मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, यही तो आपके मन में था। मैम अच्छी दिख रही हैं इस वजह से मैं क्लास है, बाकी मैं पढ़ने वढ़ने नहीं आता हूं, वो गलती थी आपकी, पढ़ना था आपको। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं? ध्यान से दीजिएगा कि जब तरंगे कण की दिशा के समानांतर मूव करती हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये क्या है? कण की दिशा है, तो कण की दिशा के समानांतर मूव करे, दिस इज अनुदैर्घ्य तरंगे। और जब तरंगे कण की दिशा है और कण की दिशा के लंबवत मूव करे, ऐसे से करे, ऐसे से मूवमेंट करे, ऐसे ऐसे, तो जब तरंगे कण की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर मूवमेंट करे तो उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। बात क्लियर हो गई? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ की कहानी क्लियर हो गई? ओके, अब आप बताओ पी तरंगे, इस फिगर में आपने क्या देखा था? पी तरंगे कण की दिशा के समानांतरगत करती है। पहला क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बनता है बेटा। पी जो तरंगे होती हैं ये कण की दिशा के पैरेलल, कण की दिशा के समानांतर, कण की दिशा के समानांतर गति करती है। अब मुझे बताओ यदि कण की दिशा के समानांतर गति करती है तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? इसे हम अनुप्रस्थ कहेंगे या अनुदैर्घ्य? अनुदैर्घ्य, इसीलिए इसे हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने बताया, अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं। आपने एक स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग छोटी सी, आपने देखा होगा यार, नहीं? अच्छा साइकिल से स्कूल गए हो ना? साइकिल, बाइक से तो अभी यार देखो यार, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा चीज़ों को समझो, ठीक है? साइकिल देखे हो ना? अच्छा साइकिल देखे हो, साइकिल की गद्दी आपने खुला देखा है? मैं भाई देखा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो साइकिल की गद्दी में आप देखते हो स्प्रिंग लगा रहता है, देखा जरूर होगा आपने, वैसे बहुत सारी स्प्रिंग देखा होगा। ऐसा है स्प्रिंग में क्या होता है, जब आप दबाओ तो पास पास कहीं दूर दूर होता है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो पी वेव्स होता है ये कहीं संकुचन और कहीं विरलन, ऐसी पी तरंगे मीन्स यहाँ पे देखो पास पास होती हैं, दिस इज, यहाँ पे क्या है? समीप हैं, पास पास हैं। यहाँ पे आप देखिए कि क्या है? दूर दूर हैं, है ये नहीं? अब यहाँ पे दूर दूर को हम थोड़ा सा कहते हैं ना, जैसे आप जब गांव की खेती जब होती है, उस खेती में जब कहते हैं अरे यार इस बार मेरा फसल विरल हो गया, मतलब दूर दूर हो गया, और कहते हैं अच्छा इस बार बहुत ज़्यादा सघन की स्थिति है। तो यह क्या है? संकुचित की स्थिति में है, इसलिए ये क्या है? संकुचन और विरलन प्रदर्शित करती हैं, संकुचन एवं विरलन प्रदर्शित करती हैं, और ये संकुचन एवं विरलन प्रदर्शित करती हैं। ये भी बातें आप ध्यान समझिएगा। अगला पॉइंट समझते हैं, बहुत सारी पॉइंट समझने हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, तो पहला आपने देखा कण की दिशा के समानांतरगत करती हैं, दूसरा संकुचन एवं विरलन प्रदर्शित करती हैं। और संकुचन एवं विरलन प्रदर्शित करती हैं, इसीलिए इसे हम पुश एंड पुल वेव भी कहते हैं। इसीलिए इसे हम पुश एंड पुल वेव भी कहते हैं। पुल, यदि आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए कि पुश एंड पुल वेव किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा पी वेव्स को। जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को जब आप ले गए होगे रेस्टोरेंट में, ले गए होगे कि नहीं ले गए हो, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाते हो रेस्टोरेंट में, तो गेट पे लिखा रहता है पुश। अब जो ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं ना, लिखा रहेगा पुश, अब खींचेंगे अपनी तरफ,
अरे महानुभाव, जैसे मान लेते हैं ये गेट है, ऐसा समझिए, तो उसमें लिखा हुआ, गेट पे लिखा है पुश, पुश मतलब अंदर आपको करना है यार, समझ रहे हो। वो क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, गेट तोड़ के चले जाते हैं, फिर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, और विवाद की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई कि गर्लफ्रेंड के सामने बेइज्जत। तो बेइज्जती नहीं करना है अपनों, ठीक है। तो पुश का मतलब होता है जैसे कोई चीज है, ये मान लेते हैं यहां पे है कोई चीज, क्या करते हो अपनी तरफ, समझ रहे हो, पुल उसकी तरफ। तो आप देख रहे हो यदि एक स्थिति है कि जब उसकी तरफ करोगे तो संकुचन, और जब अपनी तरफ खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, बेलन। तो संकुचन और बेलन की स्थिति के कारण ही इसे पुश एंड पुल वेव भी कहते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट, इसका जो वेग होता है, जो पी तरंगों का वेग होता है, एवरेज औसत तौर पे, औसत जो होता है वो 11 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एंड देन इसका जो वेग होता है वो घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी सर कि घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कई बुक में, मैं आपको बता रहा हूँ, कई बुक में आपको क्या है, कहीं 11 मिलेगा, कहीं 11.5 मिलेगा। तो अब बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अब देखिए प्यार दोस्तों, कहाँ पे कैसी चीजें होती हैं। आपको हमने जब इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ाया था, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में बताया था कि जब हम सतह से कोर की ओर जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है। क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। बढ़ेगा या नहीं, बताया था, हमने बताया था। और हमने ये भी बताया था कि आपको सिविल की तैयारी करते समय यदि कोई टीचर इतना बता रहा है कि पृथ्वी की सतह से कोर की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता है और रीजन नहीं बताता क्यों बढ़ता है, तो उस टीचर को कभी आप मत देखना, अपना समय मत खराब करना, अपना फ्यूचर मत खराब करना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्यों बढ़ता है, इसका हमने 2 रीजन आपको बताया था। एक क्या होता है कि ये पृथ्वी हमारी कई, तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो वेग है वो घनत्व के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। और हमने जब इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ाया तो वहां पे हमने क्या बताया कि जब हम सतह से कोर की ओर जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि होती है। तो यदि घनत्व में वृद्धि होगी तो वेग भी बढ़ेगा। इसलिए हमेशा जब हम पी तरंगों के वेग की बात करते हैं तो हमेशा एवरेज की बात करते हैं, ठीक है। एक बात और समझते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है, यहां पे इसका जो वेग होता है वो दृढ़ता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब दृढ़ता के अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि जैसे कोई चीज बिल्कुल ठोस है तो उसमें वेग सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। बस समझिए, प्रपोजनल है, मीन्स वेलोसिटी प्रपोजनल टू रिजिडिटी। यदि कठोर चीज है तो उसमें पी तरंगों का वेग ज्यादा होगा। यदि मान लीजिए कोई लिक्विड है तो उसमें पी तरंगों का वेग कम होगा। तो ये होगा। एंड देन सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो पी वेव्स होते हैं ये सभी माध्यम में गतिशील होती हैं। पी वेव्स सभी माध्यम में, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, बस समझें। एंड देन गैसेस ही क्यों ना हो, हालांकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी गैसेस भी हैं, इसीलिए हम गैसों की बात करते हैं। तो जो पी वेव्स होती हैं ये सभी माध्यमों में गतिशील होती हैं। एक और पॉइंट समझते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या कह रहा हूं कि पी तरंगों का वेग, मैं बोला सीधे आपके सामने गया तो आपको क्या लग रहा है, मेरी आवाज पहले ऊपर आसमान गया होगा, फिर पाताल गया होगा, यमराज को सुनाया होगा, फिर देव को सुनाया होगा। आपका जवाब होगा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सीधे आई है कण की दिशा के समानांतर। तो कभी कभी हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों, साउंड वेव ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ध्वनि तरंगों के समान होती है। हालांकि ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना है। तो ये रहा पी वेव्स के बाद।
नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो अगला हमारे सामने है सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे। जब हम द्वितीयक तरंगे की बात करते हैं, सेकेंडरी वेव्स, अब ध्यान समझिएगा, आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि द्वितीयक तरंगे कण की दिशा के समानांतर गत करती हैं या लंबवत। आप कहोगे कि सर बहुत अच्छी बात है, हमने अभी देखा कण की दिशा के लंबवत। अच्छा चलो ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि कण की दिशा की लंबवत गत करती हैं। तो यदि कण की दिशा की लंबवत गत करती हैं तो आप मुझे ये बताओ कि तो हम इसे क्या कहें, हम इसे अनुप्रस्थ कहें या अनुदैर्घ्य। तो आपका जवाब होगा कि सर अनुप्रस्थ कहेंगे, मैम ने हमारी बताया था कि अनुप्रस्थ, तो मैम ने नहीं बताया था, तो मैं भी आपको बता रहा हूं कि यदि तरंगे कण की दिशा के लंबवत मूव कर रही हैं ऐसे ऐसे, तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, अनुप्रस्थ है। देन अगला पॉइंट, अब यहां पे अगला पॉइंट समझो। जैसे हमने कहा कि ये कण की दिशा के लंबवत मूव करती हैं, तो एक ऐसा बिंदु है जो सबसे उच्चतम है जिसे हम कहते हैं सरंग, और यहां पे जो सबसे गहरा स्थान है उसे हम कहते हैं गर्त। तो जैसे आपने देखा था कि पी तरंगे संकुचन और विरलन प्रदर्शित करती हैं, ठीक उसी प्रकार एस तरंगे सरंग एवं गर्त प्रदर्शित करती हैं, और इसीलिए इसे हम क्रेस्ट एंड ट्रफ वेव भी कहते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ वेव भी कहते हैं। यदि आपसे कहा जाए, अगला पॉइंट समझते हैं। जैसे आपने बचपन में जब भैंस पर यमराज की तरह बैठकर और भैंस को चराने गए होगे, जब आप चराने के लिए जाते हो तो वहां पे अपने दोस्तों के बीच आपने खेल खेला होगा। क्या खेल खेला होगा कि तालाबों में आपने स्लिप खेला होगा, और कंपटीशन क्या होगा कि मेरा 3 गया है, मेरा 4 गया है। जैसे तालाब में फेंके होगे 1 2 ऐसे ऐसे गया होगा। तो ऐसे क्या होता है, आप बताओ, ये ऐसे कुछ परपेंडिकुलर लग रहा है या नहीं, परपेंडिकुलर लग रहा है नहीं। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी जो वेव्स होता है ये सागरीय लहरों के समान होती हैं। ये किसके समान होती हैं, सागरीय लहरों के समान होती हैं, लहरों के समान होती हैं, सागरीय लहरों के समान होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो सेकेंडरी वेव्स है मेरे प्यारे दोस्त, सेकेंडरी वेव्स ध्यान समझना, जो सेकेंडरी वेव्स है, जो द्वितीयक तरंगे हैं, इन द्वितीयक तरंगों के संदर्भ में इनका जो वेग होता है ये 5.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, एंड देन इनका जो वेग भी घनत्व एवं दृढ़ता के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि पी तरंगों की भांति पी तरंग, जैसे पी वेव्स का वेग, पी तरंगों का वेग घनत्व एवं दृढ़ता के अनुपात, डेंसिटी एंड रिजिडिटी के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक उसी प्रकार एस या सेकेंडरी वेव्स का भी वेलोसिटी घनत्व एवं दृढ़ता के अनुक्रमानुपाती होता है। एंड देन अगला पॉइंट समझते हैं। जब हम सेकेंडरी वेव्स के, ये केवल ठोस माध्यम में गतिशील होती हैं, ये केवल ठोस माध्यम में गतिशील होती हैं, ठोस माध्यम में गतिशील होती हैं, ये केवल ठोस माध्यम में गतिशील होती हैं। जैसे पॉइंट को समझिए, जैसे हमने माना कि ये हमारी मान लेते हैं एक सुंदर सी पृथ्वी है, ये हमने माना एक सुंदर सी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी का हमने माना कि ये क्या है, एक दूसरा भाग है। एक नेक्स्ट पॉइंट हम मानते हैं, ये हम मान लेते हैं एक दूसरा भाग है। अब ध्यान समझिएगा जो मैं आपको, अब मान लेते हैं यहां पे हमें पी तरंगे प्राप्त हुई, इस स्थान पे एस तरंगे रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये तरंगे जब रिकॉर्ड नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, ये ठोस नहीं है। जैसे पी तरंगे, पी जो वेव्स होता है केवल और केवल ठोस माध्यम में गतिशील होता है, और यदि केवल ठोस माध्यम में गतिशील होता है और इस यदि एरिया में, इस एरिया में यदि एस तरंगे रिकॉर्ड नहीं हुई तो हम इसे क्या मानेंगे, हम कहेंगे दैट इज नॉट ए सॉलिड, ये सॉलिड नहीं है, तो क्या माना गया, द्रव। और इसी आधार पर आउटर कोर को, इसी आधार पे आउटर कोर को, बाह्य कोर को हम लिक्विड मानते हैं। क्या मानते हैं, लिक्विड अवस्था मानते हैं। ठीक है, ये बातें तो आपने पी तरंगे देख लिया और एस तरंगे। अगला महत्वपूर्ण है आर तरंगे, जिसे हम रेले तरंगे कहते हैं।
रैले जो तरंगे होती हैं ये लाइक एज पी वेव्स, यहां पे ध्यान समझना बेटा, ये लाइक एज पी वेव्स होता है, बस अंतर क्या है थोड़ा सा, लाइक एज पी वेव्स, ये पी वेव्स की तरह होती हैं, बहुत छोटी सी बात में समझ लेना है, लेकिन इनकी जो वेलोसिटी होती बहुत कम होती है, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम 4 किलोमीटर पर सेकेंड तक होती है। आप समझ सकते हैं कि जहां पे पी वेव्स की वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, इनकी 4 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। साथ ही साथ में कभी कभी इसमें एस का भी गुण आ जाता है, एस वेव्स का भी गुण आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, अगला है हमारे सामने, यहां पे नेक्स्ट हम बात करेंगे पी वेव्स द्वितीय, यहां पे अगला हम बात करेंगे लव तरंगों के बारे में। तो जब लव तरंगे की बात करते हैं तो ये तीसरा हमारे सामने, दिस इज रैले और लव तरंगे। लव तरंगे लाइक एज ये पी वे, लाइक एज एस वेव्स, लाइक एज एस वेव्स, ये एस वेव्स की तरह है, लेकिन इसके आयाम में अंतर आ जाती, जैसे ये ऐसे कुछ चलती बेटा, ऐसे गई, फिर इसके आयाम में वृद्धि, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे। मतलब क्या हुआ कि जैसे इस, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, यदि एल तरंगी आ गई, जिसे लव तरंगी कहते हैं, अंदर जाएगी, फिर आराम से चलेगी, बिल्कुल जड़ सहित लेगी, फिर जब ऊपर आएगी तो पूरा तहस नहस की स्थिति, सब उखाड़ के फेंक देगी। जैसे एक हम दो फिगर आपके सामने, यहां पे एक मान लेते हैं दिस इज एल वेव्स और यहां पे एस है, तो ये मान लेते हैं यहां पे एंट्री की, इतने वाले एरिया को प्रभावित की नीचे जाकर के, इसने क्या किया, एक लंबा प्रभावित किया, और इसीलिए कहते हैं लव तरंगे सबसे खतरनाक होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए सर्वाधिक विनाशकारी कौन होती है, आप बड़े से बताएंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहां पे यदि आप एक चीज ये भी लिखेंगे, पी, यहां पे पी, एस, आर और एल, यदि हम ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है। दूसरा पॉइंट समझते हैं, यदि हम यहां पे ऊपर आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, आवृत्ति की बात करें, तो आपका जवाब होगा कि सर इंक्रीज करती है सबसे। यदि आपसे कहा जाए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, रैले और लव में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, आवृत्ति किसकी है, आप कहोगे लव तरंगों की। नेक्स्ट आप बात करोगे, ऊपर से नीचे की ओर आओगे, ऊपर से नीचे की ओर आने पर यहां पे देखेंगे, यदि इधर आएंगे तो यहां पे वेवलेंथ क्या होती है, कम होती जाती है, वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। एंड जब वेवलेंथ डिक्रीज करती है तो यहां पे आपका जवाब होगा कि नेक्स्ट पॉइंट, वेवलेंथ डिक्रीज कर गई एंड विनाशकता बढ़ता है। सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन है, विनाशकता यहां पे इंक्रीज करती है, मतलब सबसे कम विनाशक पी, उससे ज्यादा एस, उससे ज्यादा आर, उससे ज्यादा एल, मतलब इस क्रम में। तो ये आपको हो सकता है आपके प्रीलिम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस पर भी आपको नजर रखना है। अब अगला आपके सामने एक ऐसा है जो आपने अभी तक हो सकता है कि पढ़ा हो, शायद संभावनाएं बहुत कम है कि आपने पढ़ा हो। भूकंप जो मापी है, भूकंप के जो मापक है, जिसे भूकंप मापी यंत्र, जिसे सिस्मोग्राफ। भूकंप का मापन हम किसके द्वारा करते हैं, भूकंप का मापक, तो आपने केवल एक बात सुना, रिएक्टर स्केल। यहां पे इस सेशन में आप देखेंगे कि हम रिएक्टर स्केल के साथ साथ दो और स्केल के संदर्भ में भी बात करेंगे। जैसे रिएक्टर स्केल के साथ साथ हम मर्कैली स्केल की भी बात करेंगे। जैसे यदि हम बात करें, जैसे आपके सामने देखिए तीन यहां पे हैं, इन तीनों को ध्यान दें, दिस इज रिएक्टर स्केल, मर्कैली स्केल, एमएम स्केल। एमएम मतलब मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड, मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड। तो भूकंप ये तरंगों का जो मापन है वो तीन तरीके से, रिएक्टर स्केल से, मर्कैली स्केल से और एमएम स्केल से। और यहां से भी क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चंस में अभी तक जो हेरफेर हुआ है वो इन दोनों में कराया गया है, रिएक्टर और मर्कैली।
क्वेश्चन पूछा जाता है मर्कैली के बारे में, आप लगा के आते हैं रिएक्टर के बारे में। इन दोनों में क्या है अंतर, क्या है डिफरेंस, इसको आज के सेशन में बिल्कुल समझ लेना है और फिर उसके बाद एग्जाम में आए तो सही करके आना है। जैसे रिएक्टर जो है, इसकी रिएक्टर जो स्केल है, इसकी खोज रिएक्टर ने 1935 में किया। यदि हम यहीं पे हम बात करेंगे बेटा सारी चीजें। इसकी जो खोज है, इसकी खोज किसने की, इसकी जो खोज है वो किसने की, तो रिएक्टर ने की, सबसे पहली बात है। और इन्हीं के नाम पर इस स्केल का नाम पड़ा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर ने 1935 में, ठीक है। पहली बात तो हमें समझ में आ गई कि खोज किसने की, तो आपका जवाब होगा कि सर रिएक्टर ने की। दूसरा पॉइंट है, ये जो रिएक्टर स्केल है ये लॉगरिथमिक पैमाने पर है। लॉगरिथम पैमाना, ये दूसरा है, लॉगरिथम पैमाने पर आधारित है। ये हम लॉगरिथम पैमाने पर आधारित है। किस पर, लॉगरिथम पैमाने पर आधारित है, पैमाने पर आधारित है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सर log 10 या log 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 log 10, आपने पढ़ा होगा। एंड यदि हम कहते थे log 10 भी, हाँ, या आपने पढ़ा होगा log आधार बेस 10 इज 100, देन log 10 की पावर 2 एंड देन 10 या 2 log 10 इज इक्वल टू 1 एंड देन 2। आपने ऐसा कुछ मान निकाला होगा, हमने भी निकाला था, ठीक है। लेकिन आपको ये सब नहीं समझना है, मतलब ये समझना है कि रिएक्टर स्केल जो है इसकी खोज रिएक्टर ने 1935 में, जो लॉगरिथम पैमाने पर आधारित है। इस लॉगरिथम जो पैमाना है तो ये 0 से 10 है। कितना है, 0 से 10 अंक है। ये हमने बहुत ध्यान समझना बेटा, ये 0 से 10 है। यदि अगला पॉइंट है रिएक्टर स्केल, इसके द्वारा हम रिएक्टर स्केल के द्वारा मैग्नीट्यूड को मापते हैं। पहले ये समझ लेते हैं क्या मापते हैं, मैग्नीट्यूड को मापते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण को मापते हैं। परिमाण का मतलब क्या है कि हम इसके द्वारा ऊर्जा को मापते हैं। किसकी, क्या मापते हैं, ऊर्जा की मात्रा को मापते हैं। जैसे पॉइंट को समझिए, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि हम जब भूकंप आता है तो हम कहते हैं कि हाल ही में नेपाल में 6.1 तीव्रता का 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप अर्थक्वेक्स आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, और कभी आप देखते हो 5, कभी आपने 5 सुना, कभी 4 सुना। मतलब ये है कि यदि इस पैमाने में, जो आप पैमाना यहां पर आप देख रहे हैं, यदि इस पैमाने पे 1 अंक का उछाल हो जाए, जैसे यदि कभी भूकंप 3 का है और 3 के बजाय 4, 1 अंक का उछाल हो जाए, यदि 1 अंक का उछाल होने पर, 1 अंक का यदि उछाल हो जाए तो 1 अंक के उछाल होने पर क्या स्थिति घटित हो सकती है, मुझे बताओ। जैसे हम कहें कि यदि रिएक्टर स्केल अभी आपने देखा कि 4 मैग्नीट्यूड का है और फिर 5 का है, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो 1 अंक के उछाल होने पर भूकंपीय तरंगों के आयाम में, भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुनी की वृद्धि, आयाम में 10 गुनी की वृद्धि, और आयाम में, मैग्नीट्यूड में 10 गुनी की वृद्धि, और ऊर्जा में, भूकंपीय जो ऊर्जा है, इस भूकंपीय ऊर्जा में 31.6 मीन्स 32 हम बोल सकते हैं। भूकंपीय ऊर्जा में 32 गुनी की वृद्धि होती है। बेटा ये बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित तौर पे बन सकता है। यहाँ पे बात समझ आई, क्या कहोगे। सबसे पहले खोज लॉगरिथम पैमाना 0 से 10, रिएक्टर स्केल के द्वारा हम मैग्नीट्यूड परिमाण को मापते हैं, ऊर्जा की मुक्त मात्रा को मापते हैं, मुक्त ऊर्जा की मात्रा कितनी है, अमाउंट यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा को मापते हैं,
और यदि एक अंक का उछाल हो जाए तो इसके द्वारा आयाम भूकंपीय ऊर्जा या भूकंपीय आयाम भूकंपीय तरंगों की आयाम में 10 गुनी की वृद्धि और भूकंपीय ऊर्जा में 32 गुनी की वृद्धि होती है। दिस इज क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं, नहीं होगा? मरकैली जैसे नाम से ही क्लियर है, अब समझने का प्रयास करो। जैसे कहते हैं मरकैली, मर मीन्स होता है कितने लोग मरे, कहते हैं ना भैया भूकंप आया था कितने लोग मरे, मतलब मरकैली स्केल के द्वारा हम विनाशकता की मात्रा को मापते हैं। क्या मापते हैं? विनाशकता की मात्रा को मापते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, विनाशकता की मात्रा को मापते हैं। देन इंटेंसिटी, भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी, भूकंप की तीव्रता। अब ध्यान समझिए बेटा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापते हैं? आपका जवाब क्या आता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा। तो अब आपको गधों की तरह काम नहीं करना है, रिएक्टर स्केल के द्वारा ऊर्जा की मात्रा, मुक्त ऊर्जा की मात्रा, यदि हम थोड़ा सा और इसमें सुनते हैं, मुक्त ऊर्जा की मात्रा या और दूसरा इसमें विनाशकता की मात्रा या भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी। यहां पे इंटेंसिटी शब्द हो, इंटेंसिटी देख लेना, कहीं मैग्नीट्यूड लिखा हो, तीव्रता हिंदी में लिखा हो, हिंदी और इंग्लिश में मैग्नीट्यूड लिखा हो तो ये लगा देना, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में पूछ रहा है। इस मरकैली स्केल में 1 से लेकर के 12 के अंक होते हैं, 1 से लेकर के 12 के अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं। तो ये आपको मरकैली। एंड थर्ड पॉइंट है, तीसरा आप देखोगे दिस इज एमएम स्केल। एमएम स्केल के द्वारा जो ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा की मात्रा हुई है, इसका एरिया मीन्स मुक्त ऊर्जा की मात्रा का, मुक्त ऊर्जा की मात्रा का, मुक्त ऊर्जा की मात्रा का क्षेत्रफलीय विस्तार, क्षेत्रफलीय विस्तार मापते हैं। दिस इज क्लियर? कोई डाउट हो तो बताएं, जल्दी से बताओ, कोई डाउट हो तो बताएं जल्दी से। तो हमने ये बातें देख ली, भूकंप क्या है, भूकंप के बारे में देख लिया। अब एक बात समझना है, हमेशा इस बात को ध्यान देना है, प्लेट टेक्टोनिक्स से हम आपको मेंस में कराते हैं, लेकिन बस इतना आप याद रखिएगा कि जब दो प्लेटें टकराती हैं तो गहन केंद्र वाले भूकंप आते हैं। ध्यान समझिएगा, जब दो प्लेटें अपसरित होती हैं तो छिछले केंद्र वाले भूकंप भी आते हैं, मध्यम केंद्र वाले भूकंप आते हैं, गहन केंद्र वाले भूकंप आते हैं। जब दो प्लेटें अपसरित होती हैं तो केवल और केवल छिछले केंद्र वाले भूकंप की उत्पत्ति होती है। जब दो प्लेटें अब मींस एक दूसरे के समानांतर मूव करती हैं तो केवल और केवल छिछले केंद्र वाले भूकंप की उत्पत्ति होती है। बातें क्लियर हैं? यदि प्लेट ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग ध्यान रखोगे। भूकंप के क्या कारण हैं? तो भूकंप के कारण बहुत सारे हैं। यहाँ पे पृथ्वी से संबंधित प्राकृतिक कारण है और मानवजनित। प्राकृतिक कारण में भी पृथ्वी से संबंधित और पृथ्वी से इतर। पृथ्वी से संबंधित आप देखोगे प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, ठीक है, आपने देखा ज्वालामुखी हो गया। अब पृथ्वी से इतर, जैसे उल्का पिंड गिर गया ऊपर से, जैसे उल्का पिंड गिर गया तो उल्का पिंड जब गिर गया पृथ्वी पे तो भी भूकंप आना तय है। तो पृथ्वी से इतर है वो मानवजनित। आप देख ही रहे हो, आप जब काम वो कर रहे हो तो आपको ये बातें क्लियर है। तो भूकंपीय कारण में आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे सामने है जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है, अगला डिस्कस करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। जब आप ज्वालामुखी पढ़ते हो तो वही बातें, सबसे पहले ज्वालामुखी है क्या। बचपन में आपने रट लिया कि ज्वालामुखी वह छिद्रिया दरार है जिससे भूगर्भ का, फिर भूल गए, अरे रटा हुआ चीज भूल गए। आपको रटना नहीं है। रटना क्यों है बताओ, हम है ना, शिक्षा कुल है ना आपके साथ। ज्वालामुखी, अब ध्यान समझिए, ज्वालामुखी को सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं। जब ज्वालामुखी को ब्रेक करते हैं ना मेरे प्यारे दोस्त, तो ब्रेक करने पर हम दो शब्द पाते हैं, एक ज्वाला और दूसरा मुखी। एक हम पाते हैं ज्वाला और दूसरा हम पाते हैं मुखी। आप जल्दी से बताओ, क्या यही पाते हैं या कुछ और भी? क्या इन दो के सिवाय कोई और भी शब्द है? जल्दी से बताओ, क्या इन दोनों के सिवाय कोई और भी शब्द है? आपका जवाब होगा नहीं।
आपका जवाब होगा नहीं, यही तो होगा। तो ऐसी स्थिति में ज्वाला, कि आपने एक मूवी देखा होगा ज्वाला, ज्वाला देखा मूवी? उस ज्वाला मूवी किसकी है? मिथुन चक्रवर्ती। ज्वाला मीन्स उसमें बिल्कुल आग की तरह है मिथुन। तो ज्वाला मीन्स होता है अग्नि, होता है या नहीं? आप सभी लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा काम है आपको गाइड करना। एज अ मेंटोर्स मैं आपको केवल गाइड कर सकता हूं, मैं आपको केवल रास्ता बता सकता हूं कि आपको इस नहीं ऐसे चलना है। बात समझ रहे हो? मैं आपको चीजों को बता सकता हूं, ये पढ़ना ऐसे पढ़ना है। तो ज्वाला मीन्स क्या होता है? अग्नि। और अग्नि का मतलब क्या होता है? मैग्मा लावा। कहोगे अरे सर ये तो बहुत आसान होता जा रहा है। मैग्मा और लावा। एंड देन मुखी। मुखी का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना भैया खाना मुख से ही खाया जाता है। मुख, मुख मीन्स होता है मुंह। तो मुखी मुख शब्द से बना है। और पृथ्वी के लिए मुख देखिए दो हो सकता है, एक छिद्र हो सकता है और दूसरा दरार हो सकता है। एक छिद्र और दूसरा दरार हो सकता है। जैसे जैसे छिद्र या दरार का मतलब जैसे जब दो प्लेटें टकराती हैं तो टकराने के क्रम में छिद्र का निर्माण होता है। और जब दो प्लेटें अपसरित होती हैं तो दरार का निर्माण होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान है। जब दो प्लेटें डाइवर्स करती हैं तो किसका निर्माण होता है? दरार का निर्माण। तो मुख दो होता है, या तो छिद्र होता है और या तो दरार होता है। अब बताएं ज्वालामुखी में कुछ बचा है? जब हमने ये तोड़ दिया तो आप मुझे बताओ ज्वालामुखी का ज्वाला। अब देखिए ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कहोगे अरे सर बहुत आसान हो गया। वोल्केनोज या ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार है जिससे मैग्मा लावा कहाँ है? पृथ्वी पर, आसमान में, पृथ्वी के अंदर। हाँ पृथ्वी के अंदर है। तो ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार है जिससे पृथ्वी के भूगर्भ का मैग्मा एवं लावा भूपृष्ठ पर उद्गारित होता है। भूपृष्ठ पर उद्गारित होता है। क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। आप कहोगे कि सर मैग्मा एवं लावा का मतलब क्या है? मैग्मा एवं लावा एक संदर्भों में आपको बस इतना ध्यान देना है कि मैग्मा एवं लावा दोनों में पृथ्वी के अंदर, यहां पे पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जो तप्त एवं पिघला पदार्थ है उसे मैग्मा, और जब पृथ्वी की सतह पे आ जाते हैं तो इसे हम लावा कहते हैं। या जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऐसा पिघला पदार्थ जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में गैसें विद्यमान हो तो उसे हम कहते हैं मैग्मा। और जिसमें ना के बराबर, थोड़ी बहुत होती है लेकिन ना के बराबर यदि गैसें विद्यमान हो तो उसे हम लावा कहते हैं। मैग्मा और लावा में अंतर इतना है। ठीक है। अब कहोगे कि सर ज्वालामुखीयता क्या है? बेटा वो मेंस में ज्वालामुखीयता एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसे भूगर्भ का मैग्मा पृथ्वी पर आता है। वो दिस इज प्रोसेस, वो प्रक्रिया है। अगला हम बात करते हैं आपके सामने कि ज्वालामुखी से निश्चित पदार्थ। अब ध्यान समझिएगा, जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने देखा नहीं होगा, ठीक है, आप चले जाओ फिलीपींस की तरफ चले जाओ, आप थाईलैंड चले जाओ, जावा चले जाओ, सुमात्रा चले जाओ, ठीक है। वहाँ जब जाओगे तो आपको मतलब चीज़ों को देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कि ज्वालामुखी वहाँ पे उद्गारित होते रहते हैं। ज्वालामुखी से निश्चित पदार्थ में जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो आप मुझे बताओ क्या क्या निकलता है? ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो क्या क्या निकलता है? आप कहोगे कि सर ज्वालामुखी के उद्गार के बाद ठोस पदार्थ निकलता। सबसे पहले हम कहते हैं गैस निकलती है, सबसे बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। फिर कहोगे कि सर द्रव पदार्थ भी निकलता है, और फिर उसके बाद कहोगे कि सर
ठोस पदार्थ भी निकलता है। मतलब तीनों अवस्थाएं निकलती हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार गैस, द्रव मीन्स गैस, लिक्विड एंड ठोस, सॉलिड, ये तीनों निकलती हैं। अब गैसों में सबसे अधिक मात्रा जलवाष्प की। गैसों में यदि हम वाटर वेपर की बात करें तो वाटर जो वेपर है, वाटर वेपर कितना 65%। देन यहां पे वाटर वेपर जो जलवाष्प है वो 65% है। कुल गैसों का 65% क्या निकलता है? वाटर वेपर निकलता है। और जैसे आपने, जब हमने आपको क्लाइमेट चेंज पढ़ाया था तो वहां पे सारी चीजें जिक्र की हैं कि इस क्लाइमेट चेंज में एक अहम भूमिका कहीं ना कहीं ज्वालामुखी का है, ग्रीन हाउस गैसों की उससे। तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी से क्या निकलता है? CO2 निकलता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर SO2 निकलता है। SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, मीथेन निकलता है, इथेन निकलता है। देन ये सारी छोटी छोटी बातें, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, ठीक है, मीथेन, इथेन, इथेन लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, C2H6, ठीक है। देन यहां पे आपका जवाब होगा नाइट्रोजन। तो ये सभी विभिन्न गैसें, लेकिन इनमें से सबसे अधिक मात्रा में वाटर वेपर, जलवाष्प। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा है? वाटर वेपर, जलवाष्प है। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इस ज्वालामुखी उद्गार के समय यहां से क्वेश्चन बनता है तो क्या निकलता है? गैस निकलती, द्रव निकलता है। द्रव मैग्मा में लावा, वही है मैग्मा और लावा। एंड देन ठोस जो है, ठोस में छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं। ठोस में छोटी मगर मोटी बातें होती है, जैसे बम। कहोगे बम निकल गया। अब बम का मतलब समझ रहे हो? वो बम नहीं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे डाल देते हैं बात बात पे। यूनिवर्सिटी के बच्चे, जब जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मतलब ऐसे नहीं है कि तुरंत डाल देते हैं, मतलब ये है कि हाँ बात बात पे हो जाता है। अब तो कम हुआ है, पहले जब चुनाव होता था तो बात बात पे बम फेंका जाता था। तो यहां पे क्या है कि जब हम ठोस पदार्थों की बात करते हैं तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चट्टानें हैं। वो चट्टानें विखंडित होकर के पृथ्वी की सतह पे आती हैं, जिसे हम कहते हैं वो एक ठोस कण है। जैसे जिसमें सबसे पहला हम बात करते हैं बम। बम ऐसा चट्टानी टुकड़ा है जिसका व्यास 64 mm से अधिक हो। यदि हम बात करें बम की बात, कहते हैं ना बम, बम मतलब जिसका व्यास 64 mm से प्लस अधिक हो। 64 mm से यदि अधिक व्यास है कोई चट्टानी टुकड़ा तो उसे हम बोलेंगे बम। लैपली क्या होता है? ऐसा कोई चट्टानी टुकड़ा जिसका व्यास 20 से, ऐसा कोई चट्टानी टुकड़ा जिसका व्यास 20 से 64 के बीच हो उसे हम लैपली बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? लैपली बोलते हैं। व्यास कितना हो? 20 mm से 64 mm के बीच हो। और कहोगे कि सर प्यूमिक भी तो होता है। आखिर में प्यूमिक क्या होता है? ऐसी चट्टानी टुकड़े, या हम इसी में एक हम ज्वालामुखी राख एक शब्द आता है, मीन्स ऐसे चट्टानी टुकड़े जिनका व्यास 20 mm से कम हो तो उसे हम 20 mm से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी राख। इसी के क्रम में एक और होता है प्यूमिक। प्यूमिक क्या होता है? ऐसे चट्टानी टुकड़े जिनका जो घनत्व है, इनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जल के घनत्व से कम होता है। तो ये चारों शब्द आपकी मिलान में पूछा जा सकता है, ये चारों शब्द और इनके आसपास। बम क्या होते हैं? बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े को हम बम कहते हैं। मटर के दाने के समान जो होते छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े को हम लैपली कहते हैं। बहुत छोटे हैं तो उन्हें ज्वालामुखी राख कहते हैं। और ऐसे चट्टानी टुकड़े जिनका घनत्व जल के घनत्व से कम है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्यूमिक कहते हैं। एक मूवी कोई आई थी, ज्यादा मत बोलना वरना राख में मिला देंगे। राख मतलब समझ जाना कि ऐसा चट्टानी टुकड़ा है जिसका व्यास 20 mm से कम है।
ओके, चले अब यहाँ पे अगला हम बात करेंगे यहीं से ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए आपका जब फाउंडेशन होता है, मेंस होता है, तो कई प्रकार होती हैं, दरारी उद्भेदन के आधार पर, विस्फोटकता के आधार पर। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है मुख्यतः सक्रियता के आधार पर, दिस इज एक्टिव वोल्केनो, और सीधे सीधे एक्टिव वोल्केनो, और यहाँ पे सीधे एग्जाम, यहाँ पे डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनोस, एंड देन यहाँ पे एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जिसे हम हिंदी में सक्रिय ज्वालामुखी, क्रमशः सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सोया हुआ है, और देन मृत ज्वालामुखी। अब जैसे गांव में आपको बताऊं, गांव में जब आप रहते हो तो गांव में आपको कई प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं जो देखो बार बार लड़ते रहते हैं बात बात पे लड़ते हैं ना, तो बात बात पे लड़ने वाले को कहते हैं भैया एक्टिव पर्सन है। डोरमेंट बहुत सीधा है, बहुत सीधा है, लेकिन हाँ भाई जग सकते हैं, मतलब जब बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे, दिस इज डोरमेंट, सुसुप्त। और गांव में जो मृत हो गया हो, अब बोलने की इच्छा नहीं, मर गया कोई व्यक्ति, ठीक है, तो दिस इज एक्सटेंट, मृत, डेड वोल्केनो, इसे हम डेड वोल्केनो भी कहते हैं, डेड वोल्केनो, ठीक है, दिस इज डेड वोल्केनो। अब यहां से एक्टिव वोल्केनो जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, इसकी उदाहरण आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, एक तरफ क्षेत्र और दूसरी तरफ उनके नाम ये नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हम सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि दिस इज एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल, एक्टिव वोल्केनो, बेटा यहीं से आपके एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जैसे सबसे पहले पॉइंट समझो, हम यहाँ पे एक एक पॉइंट समझेंगे। और जैसे हवाई द्वीप, हवाई द्वीप यूएसए का है। हवाई द्वीप के मुख्यतः वहां पे दो एक्टिव वोल्केनो है, एक किलायु और दूसरा मुना लोआ। तो हवाई द्वीप ध्यान समझिएगा, हवाई द्वीप कहाँ का है, यूएसए, और यहाँ पे जो वोल्केनोज हैं वो किलायु और मुना लोआ। तो याद रखोगी किलायु, और दूसरा आपको याद रखना है किलायु, सेकेंड मुना लोआ। कहते हैं ना मुन्ना सो जा, मुन्ना सो जाए, जब मुन्ना को सुनाना होता है या मुन्ना को जब सुलाना होता है तो क्या कहते हैं, लोरी गाते हैं ना, तो मुना लोआ, किलायु और मुना लोआ। बात है पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी का हम बात करें तो पपुआ न्यू गिनी का लांगिला एवं बागाना, पपुआ न्यू गिनी कहाँ का है, इंडोनेशिया की तरफ, पपुआ न्यू गिनी। यदि पपुआ न्यू गिनी की बात करें तो क्या बताओगे, लांगिला, लांगिला एवं बागाना, एवं बागाना। जैसे आप सबसे लास्ट में आप चले जाओ मैप में इंडोनेशिया की तरफ, दिस इज पपुआ न्यू गिनी। कहते हैं ना लांग जाओ सब कुछ, पपुआ न्यू गिनी जाने के लिए सब कुछ लांग जाओ, दिस इज लांगिला एवं बागाना। जब लांग जाओगे तब बाग में पड़ेगा लांगेना, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला है ध्यान। तो हवाई द्वीप का किलायु मुना लोआ, पपुआ न्यू गिनी। अब और देखो एक अपने भारत का है बैरन, अंडमान निकोबार, क्या कहोगे, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार क्या कहोगे, बैरन, बैरन। अंडमान निकोबार द्वीप का क्या कहोगे, अंडमान, तो आपका जवाब होगा बैरन। इंडोनेशिया का समेरु मेरापी, बेटा अभी हाल ही में हुआ है, समेरु मेरापी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का क्या है, जल्दी से बताओ, इंडोनेशिया का तो आपका जवाब होगा समेरु मेरापी और दुकोनो, दुकोनो, ठीक है। तो यहां पे आपको ये बातें समझनी है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो यहां पे अगला पॉइंट, बातें क्लियर हैं, समेरु मेरापी और दुकोनो, दिस इज इंडोनेशिया। यहां पे सिसिली द्वीप का एटना, सिसिली द्वीप का, अभी सिसिली द्वीप में हम बताएंगे एक कहां पे है, सुसुप्त में भी है। तो सिसिली द्वीप का एटना, सिसिली द्वीप एटना, दिस इज सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप का तो आपका जवाब होगा एटना। लेपारी द्वीप का, लेपारी द्वीप,
लेपारी द्वीप, स्ट्राम्बोली। बेटा ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ऐसा ना हो कि यहाँ बोल जाओ, याद करके तब जाना है एग्जाम में। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी लिख लीजिए आप लोग। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। अब यहाँ पे देखोगे चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा है, तो चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा, चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा, अर्जेंटीना की सीमा पर है, अर्जेंटीना की सीमा। इसमें देखोगे तो ओजस डेल सालाडो, क्या है? ओजस डेल सालाडो, ओजस डेल सालाडो, ठीक है, ओजस डेल सालाडो। एंड देन ओजस डेल सालाडो। एंड अंटार्कटिका है माउंट इरेबस, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका दिस इज माउंट इरेबस, माउंट इरेबस। तो इतनी बातें आपको, दिस इज एक्टिव वोल्केनो, इतना आप याद करके चले जाइए एग्जाम में, आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। हवाई द्वीप का किलायू मुनालोवा, पपुआ न्यूगिनी लांगिलाइम्बागाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिस इज बैरन, इंडोनेशिया का समेरू मेरापी दुकोनो, सिसिली द्वीप का एटना, लेपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, चिली अर्जेंटीना ओजस डेल सालाडो। ये सारी बातें आपको ध्यान देनी है। एक बात आपने देखा होगा, स्ट्राम्बोली एक शब्द है, जैसे कभी कभी आपसे पूछा जाता है, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि हाँ सर जल्दबाजी है ऐसे कैसे हो, तो जल्दबाजी नहीं है। जैसे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? बताओ आप लोग, भूमध्य सागर को या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश। क्यों? क्योंकि ये एक एक्टिव वोल्केनो है, ये क्या है? एक एक्टिव वोल्केनो है, और इससे क्या होता है, वो प्रकाश मान होता है, और इसीलिए इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। चलो एक बात ये हमने मान लिया, भूमध्य सागरीय प्रकाश स्तंभ है, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। एक बात हमने ये मान लिया कि हाँ ठीक है, इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। सेकेंड आपके सामने है, दिस इज डोरमेंट वोल्केनोस। जब हम डोरमेंट वोल्केनो पे बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में प्रक्षुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, प्रक्षुप्त ज्वालामुखी, प्रक्षुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, या इसे हम दिस इज कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं इसके भी उदाहरण को। इसका वही बात है, जो काफी दिन से शांत हैं, ऐसे वोल्केनोस, ऐसे ज्वालामुखी जो काफी दिन से शांत हैं लेकिन कभी भी उद्गारित होने की संभावना है, तो उन्हें हम कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो, उन्हें हम कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो। और जैसे हम बात हैं इटली, तो इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ और अंडमान का नारकोंडम, ये डोरमेंट वोल्केनो का उदाहरण है। क्या कहोगे? अब ध्यान समझिएगा, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बस आपको यही बातें नोट डाउन कर लेनी है। क्या कहा? जैसे हमने कहा कि इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, ठीक है। इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, इंडोनेशिया का, अब जैसे इंडोनेशिया में एक्टिव वोल्केनो है, कौन कौन सा? समेरू, मेरापी, दुकोनो। सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? क्राकाटाओ।
तो इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, क्राकाटाओ, एंड देन अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का कहोगे नारकोंडम। मतलब अंडमान निकोबार का एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? वैनन आइसलैंड। देन डोरमेंट वोल्केनो कौन सा है? सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम। ये दोनों में अंतर है, बस समझ रहे? तो यही तो आपको सीखना है। यस, बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा। अगला यदि हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे सामने मृत ज्वालामुखी। जब हम मृत ज्वालामुखी की बात करते हैं, समझिएगा बेटा, मृत ज्वालामुखी की बात करते हैं, आइए हम लोग समझें। दिस इज डेड वोल्केनो। डेड वोल्केनो ऐसे ज्वालामुखी जो मृत हो चुके हैं, जिनके उद्गारित होने की अब कोई संभावना ही नहीं बची है, जिनके उठने की कोई संभावना ही खत्म हो गई। जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो अब क्या उठेगा? हाँ, वो काल्पनिक दुनिया में, जैसे एक दो गांव में होते हैं, कहते हैं अरे भाई मैं जानती हूँ नहीं, वो एक बार एक्सपायर कर गए थे और फिर उठ कर आ गए, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो एक बार मृत हो गया, जब यमराज जी आकर लेकर चले गए जीव को, बताओ, तब वो कहाँ, यमराज देने वाले थोड़ो हैं। यमराज ने लास्ट शब्द पढ़ा है भाई, लूंगा, दूंगा नहीं। यमराज ने क्या कहा है? लूंगा मैं, दूंगा नहीं। समझ रहे हो? तो ऐसे में क्या है? दिस इज डेड वोल्केनो, दिस इज मृत ज्वालामुखी। इसके अंतर्गत जैसे ईरान का देवबंद, पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ध्यान समझिएगा, जैसे ईरान का देवबंद, ईरान का देवबंद, पाकिस्तान का कोह सुल्तान, पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ध्यान समझ से चलना है। पाकिस्तान, ईरान का देवबंद, देखिए का हटा दीजिए, डैश लगा दीजिए, ठीक है। कोह सुल्तान, ईरान का देवबंद, म्यांमार का पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, ठीक है। तो आप लिखिए म्यांमार का पोपा, म्यांमार का पोपा और तंजानिया का, तंजानिया आपने सुना है ना, किलिमंजारो, किलिमंजारो, तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बराजो, इक्वाडोर का चिम्बराजो, इक्वाडोर का चिम्बराजो। अब इक्वाडोर का कहते हैं ना चिंपैंजी, और एंडीज का एकांकागुआ, एंडीज का एकांकागुआ, ये क्या है? आपका जवाब होगा यही डेड वोल्केनो का उदाहरण है। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंट वोल्केनोज, ईरान का देवबंद, पाकिस्तान का कोह सुल्तान, इंडीज का एकांकागुआ, तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बराजो, ये क्या है? अब जैसे आपके सामने दे दिया इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, और कह दिया जाए कि डेड वोल्केनो का उदाहरण, आपका जवाब नहीं, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी नहीं बल्कि चिम्बराजो। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो आपने ये भी पढ़ लिया। नेक्स्ट आपके सामने है अगला, यहां पे आपको ध्यान देना है कि वास्तव में जब हम उद्भेदन के आधार पर देखते हैं तो ये मुख्यतः दो होते हैं, एक केंद्रीय उद्गार और दूसरा दरारी उद्गार। थोड़ी थोड़ी बातें मगर मोटी बातें होंगी, बहुत छोटी छोटी बातें होंगी मगर मोटी बातें होंगी। दिस इज केंद्रीय उद्गार। उद्भेदन के आधार पर देखें, यदि हम उद्भेदन के आधार पे बात करें, सभी लोग बहुत बहुत समझना है, यहां पे एक ही फिगर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दिस इज केंद्रीय उद्गार और दूसरा आपका जवाब होगा केंद्रीय उद्भेदन, केंद्रीय उद्गार
एंड नेक्स्ट बात करें, दिस इज दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन, अब जब केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन में बात करें, दिस इज केंद्रीय एंड देन दरारी। तो केंद्रीय में हम बात करते हैं, सबसे पहला हम बात करेंगे केंद्रीय। अब केंद्रीय में आप लोग समझिएगा बेटा, केंद्रीय उद्भेदन में आप समझिएगा, सबसे पहले ये है, आप इसको जब हम आपको फाउंडेशन कोर्स समझते हैं, लेकिन समझिए यहाँ पे इसको भी समझिए आप लोग। ये जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, जब दो प्लेटें, जब एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो अधिक घनत्व वाली प्लेटें छेपित हो जाती हैं। मान लेते हैं हम, मानिए इसको माना ये अधिक घनत्व वाली प्लेटें छेपित हो गई। जब ये प्लेटें छेपित हुई तो यहां पे इसका क्या हुआ, यहां पे इसका पिघलन हुआ और पिघलन के फलस्वरूप ये अतिरिक्त मैग्मा इसको तोड़ा और तोड़ करके उद्गारित हुआ। तो यहां पे क्या बना, एक नया छिद्र बन गया। ये क्या बना, नया छिद्र बना, बना या नहीं, एक क्या बन गया, नया छिद्र बना। सभी लोग बताएंगे नया छिद्र बना, ठीक है, समझिएगा बेटा। दूसरी स्थिति ये होती है, दूसरी स्थिति को समझने का प्रयास करना है बेटा, कि एक स्थिति जब दो प्लेटें अपसरित होती हैं तो तब तुम पिघला हुआ पदार्थ एक दरारों के माध्यम से, दिस इज दरार हो गया। तो इसी संदर्भों में कहते हैं कि इसमें देख लो नए छिद्र की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जब दो प्लेटें अपसरित हो रही हैं, दरारी उद्भेदन हो रहा है, तो नया छिद्र की जरूरत पड़ रही है नहीं, धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। यहां पे नया छिद्र जब यहां पे बनेगा तो ऐसी स्थिति पे मिस एक शंक्वाकार बनेगी, यहां पे पठारी स्थिति बनेगी। आइए उसी को समझना है। केंद्रीय उद्भेदन में जब केंद्रीय उद्भेदन होता है तो केंद्रीय उद्भेदन के फलस्वरूप हमें नए छिद्र की आवश्यकता होती है। केंद्रीय उद्भेदन में नए छिद्र की आवश्यकता होती है नहीं, आप लोग बताएं। जैसा कि आपने देखा एज ए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, नए छिद्र की आवश्यकता होती है। इसी नए छिद्र की आवश्यकता होती है, इसी नए छिद्र के माध्यम से मैग्मा एवं लावा का, इसी नए छिद्र के माध्यम से मैग्मा एवं लावा पृथ्वी की सतह पर आया है, तो नए छिद्र की आवश्यकता होती है। अब इस नए छिद्र में जो लावा एवं मैग्मा आया है, इस लावा एवं मैग्मा में, या मैग्मा एवं लावा जो आया है, इस मैग्मा एवं लावा में सिलिका की मात्रा कम होगी या ज्यादा? आपका जवाब हो, इस मैग्मा एवं लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। अब पॉइंट को समझिएगा, सिलिका की मात्रा जब ज्यादा होगी तो चिपचिपा ज्यादा होगा। क्या होगा? चिपचिपा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा चिपचिपा होगा। और जब चिपचिपा ज्यादा होगा तो उसका फैलाव क्या होगा? कम होगा। और जब चिपचिपा ज्यादा होगा तो फैलाव कम होगा। और जब फैलाव कम होगा तो कैसी आकृति बनेगी? शंक्वाकार आकृति बनेगी। शंक्वाकार आकृति का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? शंक्वाकार आकृति का। मीन्स केंद्रीय उद्भेदन में शंक्वाकार आकृति का निर्माण होता है, नए छिद्र की आवश्यकता होती है। अच्छा एक बात बताओ, यदि सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो यहां पे अम्लीय लावा होगा या क्षारीय? अम्लीय लावा। ये भी बात, क्योंकि सिलिका की मात्रा ज्यादा तो अम्लीय लावा, यदि सिलिका की मात्रा कम तो क्षारीय लावा। तो केंद्रीय उद्भेदन में नए छिद्र की आवश्यकता, सिलिका की मात्रा ज्यादा, अम्लीय लावा, चिपचिपा ज्यादा, फैलाव कम और फलता शंक्वाकार आकृति का निर्माण होता है। हो गया आपका? बातें क्लियर है? चलें, यदि हम दरारी उद्भेदन की बात करें कि सर दरारी उद्भेदन, आपने सारी चीजें देख ही लिया है। दरारी उद्भेदन में आप बताएं, सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। दरारी उद्भेदन में नए छिद्र की आवश्यकता होती है या नहीं? नए छिद्र की आवश्यकता होती है या नहीं? नहीं होती। नए छिद्र की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। यदि तो फिर दरारों के माध्यम से, दरारों के माध्यम से, दरारों के माध्यम से मैग्मा का प्रवाह होता है। सिलिका की मात्रा कम होती है, देन सिलिका की मात्रा कम होती है, इसका मतलब क्षारीय लावा है।
क्षारीय लावा है और इसके फलस्वरूप हल्कापन होता है। लावा क्या होता है? हल्कापन होता है, जिसके फलस्वरूप फैलाव ज्यादा होगा। मैग्मा जब उद्गारित होगा फैलाव ज्यादा होगा। और जब तो ये कैसी स्थलाकृति? पठार स्थलाकृति का निर्माण करती है। जैसे दक्कन का पठार, पराना का पठार स्थलाकृति का निर्माण होती है। जैसे दक्कन का पठार आपने देखा, फिर उसके बाद यहाँ पे पराना का पठार, बोल्बिया का पठार, ये सभी क्या हैं? इसके उदाहरण हैं। तो हमने ये देख लिया। अब एक और है, वो हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पूर्णतः वो मेंस का है। प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर एक विस्फोटकता है, वो भी मेंस का ही है कि जैसे जैसे प्लेटें ये आपस में टकराई, जैसे हमने हल्का यहाँ पे टच किया है, दिस इज एक यहाँ पे क्या है? जब दो कन्वर्ज कर रहे हैं, जब टू प्लेट्स आर कन्वर्ज एंड टू प्लेट्स आर डाइवर्ज, यहां पे तो ऐसी स्थिति में हमने ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो ये जो प्रहार बैच है, इस प्रहार बैच के माध्यम से सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ये जो समय है आपके लिए बहुत क्रूशियल समय है। क्रूशियल समय का मतलब ये है कि इसमें आप अपना समय गंवाएं ना, बल्कि अपने समय का मैक्सिमम यूटिलाइज करें। मैक्सिमम यूटिलाइज का मतलब दोस्तों के साथ पार्टी ना करें। समझ रहे? दोस्तों के साथ यदि पार्टी नहीं करेंगे तो फिर समझ लीजिए चीजें आसान दिखेंगी। सिलेक्ट प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस भी कराने की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। फिर इंटरव्यू, उसके बाद फिर पार्टी करो, अच्छी पार्टी करो, बस समझ रहे हो? उसके बाद जबरदस्त पार्टी करो, क्या दिक्कत है भाई? हाँ जी बिल्कुल बेटा। ओके, तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो इस सेशन में हमने इस समय हमने पूरा आपको वोल्केनोज एंड साथ ही साथ में हमने अर्थक्वेक्स कंप्लीट करा दिया है। फिर हम एक नए सेशन में आएंगे जिसमें बहुत सारी बातें फिर डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में और एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।